बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हम पिछले जो लेक्चर्स हैं उनकी कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। दिस इज नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्शन के मसल्स के हवाले से वो करेंगे। नर्व सप्लाई के हवाले से आप बात कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कौन करता है, कॉन्ट्रैक्शन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है, that is tension at the function of sarcoplasmic reticulum। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो आपको इस पिक्चर को समझाने के लिए पहले आप ये वाली एक पिक्चर देख लीजिए। इसके अंदर अगर आप एक चीज नोट करें तो बेसिकली इसमें क्या है, टेंशन डेवलप जो होती है एक स्केलेटल मसल के अंदर, हम उसकी बात करें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो टेंशन डेवलप हो रही है ये परसेंट्स में ये बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेंथ ऑफ सार्कोमियर है जो कि माइक्रोमीटर्स में मेंशन हुई है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक काम करें, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए आप, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको मार्क करते हैं तो अगर फ्रॉम 3 to 4 माइक्रोमीटर अगर हम मार्क करते हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट 3.5। ठीक है जी। और ये जो अगर हम इस लाइन को नीचे की तरफ ट्रैक डाउन करें तो ये 3.5 से थोड़ी सी आगे जा रही है। अगर इसको हम 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 ले लें तो दिस इज राउंड अबाउट 3.6 माइक्रोमीटर्स। ठीक है जी, दिस इज 3.6 माइक्रोमीटर। ये अच्छा, अब ये व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज द लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर एट द पॉइंट डी। ठीक है। नाउ व्हाट इज पॉइंट डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट डी का मतलब क्या है कि दिस इज वन जेड डिस्क एंड दिस इज द अदर जेड डिस्क एंड नाउ दिस इज द length of sarcomere, yeah, this is the space between present between the two z discs and that is round about 3.5 micrometers। ठीक है जी। अब अगर इस वक्त अगर आप यहाँ पे मुलायजा करें तो अगर आप यहाँ से इसकी तरफ आए तो बहुत भी बहुत हुआ तो यहाँ पे समझ लें 50, 40, 30, 20, 10, it's almost 5 to 6%। 5 to 6% की जो है यहाँ पे टेंशन है इस टाइम पे, यानी पॉइंट डी पे जब मैक्सिमम साइज है सार्कोमियर का तो उस टाइम पे अगर आपको जो टेंशन मिल रही है इन द मसल्स दैट इज 5 to 6%। और ये वो टेंशन है जो कि मसल की टोन होती है। इसके अलावा इसमें इस टाइम पे किसी भी किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं है। As soon as the tension is produced in the muscles, यानी जैसे ही आपको किसी भी किस्म का वो मिलता है, क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल मिलता है या कोई न्यूरोनल कमांड मिलती है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो obviously a tension starts to build up। Now that tension when it starts to build up, obviously उसके नतीजे में क्या होता है कि मसल्स जो है ये सार्कोमेयर जो है वो एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू होता है। और जो कि आपको मालूम है कि ये जो वॉक-अलोंग जो थ्योरी जो हमने डिस्कस की थी ये उसके हवाले से बात हो रही है। अब इस वॉक-अलोंग थ्योरी के नतीजे में क्या हो रहा है, जेड डिस्क जो है वो एक दूसरे के करीब आती जा रही है। अच्छा, अब जब ये एक दूसरे के करीब आ रही है तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है वो आप देखो कि यहाँ पे इसकी जो साइज है वो डिक्रीज हो रही है। अगर हम ये करें कि इसको जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें। हाँ जी, अब अगर हम इसकी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है जी। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, तो अगर अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 2.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, राउंड अबाउट 2.2 और 2.12 के दरमियान में इसका जो है वो आ रहा है 2.1 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। अब ये जो है 2.1 माइक्रोमीटर जो है ये अगर इसकी लेंथ हो गई है सार्कोमेयर की तो उसके नतीजे में जो टेंशन है वो कहाँ तक पहुंची है, अगर आप इसको यहाँ से देख लें तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि कलर चेंज करते हैं ताकि आपको जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में। नाउ एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पर जो टेंशन है दैट्स 100%।
ठीक है जी। यानी कि इस टाइम पे जब इस तरह से यहाँ पर जो ये डेवलपमेंट हो रही है, जो ये 2.1 माइक्रोमीटर का जो डिफरेंस आया है, अब यहाँ पे देखिए 3.5 से 2.1 जब माइक्रोमीटर का डिफरेंस आया है तो उसके नतीजे में टेंशन जो है वो 5 to 6% से बढ़ के 100% तक हो गई है। अच्छा, इसके बाद फर्दर क्या होता है कि सार्कोमियर की जो दोनों जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो टेंशन उतने पे ही मेंटेन होती है, लेकिन लेंथ जो है वो और कम हो जाती है। और लेंथ कितनी कम हो जाती है ये भी हम देख लेते हैं। इट्स लाइक 1 पॉइंट समथिंग में चला गया है ये, यहाँ पे 1.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8 थोड़ा इसको हम इसको इरेज करते हैं और चलो इसको राउंड अबाउट जो है ये समझ लें कि ये हो रहा है 1 पॉइंट, मैं ज्यादा कर दिया, 8 माइक्रोमीटर कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। दैट पॉइंट पी जो है वो आपका 1.8 माइक्रोमीटर के करीब जो है वो हो जाता है। हालांकि बुक में इसको उन्होंने 2 पॉइंट समथिंग लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन ये अगर जो पिक्चर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे, अच्छा इसके ऊपर जो है वो टेंशन मेंटेन हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसके बावजूद भी टेंशन मतलब इसके बावजूद भी जो है वो अगर वॉक ओवर का जो प्रोसेस है वो चलता रहे तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो आपका जो सार्कोमेयर है वो पॉइंट ए पर आ जाता है। एंड जहां पे बुक के अंदर जो है इसकी जो 1.65 माइक्रोमीटर की लेंथ लिखी हुई है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये ठीक है, ये ही है या नहीं। कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखेंगे 1.6 माइक्रोमीटर है कि नहीं है ये भी हमें पता चल जाएगा। इट्स मोर और लेस नियरर टू 1.6, 1.5। मैं इसको 1.5 लिखूंगी इसलिए कि मेरे पास अगर मैं जो मेजरमेंट कर रही हूँ उसके हिसाब से 1.5 माइक्रोमीटर हो रहा है। लेकिन उसके नतीजे में आप देखो कि उसके नतीजे में क्योंकि 100% जो है वो उस वक्त तक मेंटेन हो चुकी थी टेंशन, तो अब जब इस तरह से हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट ए पर आते आते टेंशन जो है वो फॉल कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन फॉल कर रही है और ये तकरीबन कहाँ आ गई है, इधर अगर आप इसको 60, 70, 80 और 90 रखें तो इट्स ऑलमोस्ट 80% के ऊपर फॉल कर गई आपकी टेंशन। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट बेसिकली इज कि हम क्या कर रहे होते हैं कि ये देख रहे होते हैं कि अगर आपका जो सार्कोमेयर है वो कितना, आपने नोट किया होगा कि एक मखसूस अमाउंट की जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की वो करने के बाद उससे आगे आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे होते, और उसकी वजह यही होती है कि आपके जो सार्कोमेयर्स हैं वो अपनी जो मैक्सिमम जो लेंथ है उसके ऊपर वो डिक्रीज हो चुके होते हैं, और अगर उससे आगे जाएंगे ऑब्वियसली वो वॉक ओवर हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो वो टेंशन है वो गिर जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के हवाले से ये चीज थी। इसको अगर हम जो लास्ट है इसके अंदर भी देखें तो एग्जैक्टली ये वही चीज बता रहे हैं कि अच्छा अब उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्ट्रेस इज यूज्ड टू कंपेयर टेंशन फोर्स जनरेटेड बाय डिफरेंट साइज मसल्स। स्ट्रेस जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मसल है, उसके ऊपर जो है आप स्ट्रेस को डिपेंड कर रहे होते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर मैक्सिमम जो एक्टिव स्ट्रेस है is developed at the normal resting length of around 2 micrometer, जो कि हमने बात की थी यहाँ पर, ये जो चीज आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, at longer lengths stress declines and at shorter lengths stress also declines। अब यहाँ पे वही वाली बात कि अगर आपका ये मैक्सिमम स्ट्रेस मेंटेन हो रहा है, अगर तो इससे ऊपर की सार्कोमेयर की लेंथ होगी तो उस पर भी स्ट्रेस गिरेगा, और उससे कम की होगी तो उस पर भी स्ट्रेस गिरेगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। अगेन इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी अगेन ये वही वाली बात बताई जा रही है कि आपका टेंशन ऑफ द मसल, और ये इसके अलावा लेंथ है, नॉर्मल लेंथ के ऊपर टेंशन कम होती है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती चली जाती है। ठीक है जी। लेकिन अगर मसल जो है वो लेस देन नॉर्मल यानी हाफ नॉर्मल के ऊपर आ जाए तो टेंशन ऑफ द मसल जो है वो और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है जी।
अच्छा, फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस की। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा, अब आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली उसके अंदर क्या हो रहा है कि मसल्स डू नॉट शॉर्टन। आइसोटोनिक में मसल्स शॉर्ट होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है अगेंस्ट फोर्स इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेयर एज मसल्स शॉर्टन अगेंस्ट द फिक्स्ड लोड इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कुड बी दिस। ठीक है जी। अब जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है अगर आप उसके हवाले से देखें तो क्या हो रहा है कि अगर इसमें जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डंबल से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है जी, डंबल आपने इस्तेमाल किया, हाथ में लिया है और उसके बाद आपने उसको एक फिक्स जो तरीका है मतलब हाथ में लेके उसको मूव नहीं कर रहे हैं, डंबल को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, एक डंबल हाथ में ले लिया और हाथ में लेके उसको एक मखसूस तरीके से रख दिया। अब वो उस जगह पे अगर आप मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को तो उसके नतीजे में क्या होगा कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन शॉर्टन नहीं होंगे, ना ही उनकी साइज में कोई इजाफा या कमी होगी, क्योंकि आपने एक मखसूस फोर्स के अगेंस्ट उन मसल्स को पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अब ये जैसे डंबल आपने उठा ली या आपने इनको वॉल के अगेंस्ट जो है वो आप पुश कर रहे हैं और वहीं पे पुश करके खड़े हो रहे हैं, जैसे आजकल जो प्रेशर एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप वो देखें तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रहे होते, एक फिक्स फोर्स दे रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप जो है वो पुशअप्स कर रहे हैं या डंबल से ऊपर नीचे की मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि एक जब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं फ्लेक्शन की तरफ तो जो मसल है वो छोटा हो रहा है, और जब आप जो है एक्सटेंशन कर रहे हैं तो देखिए मसल जो है वो लंबा हो रहा है। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती हैं। अब आप देखें अगर आपका जो है कॉन्सेंट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या हो रहा है, एंगल इज डिक्रीज, वेयर एज यहाँ जो ये देखो ये जो एंगल है ये डिक्रीज हुआ है, जबकि इसके मुकाबले में यहाँ पे एंगल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। तो एंगल डिक्रीज और एंगल इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंगल जो है वो फिक्स्ड है, दोनों कंडीशन। ठीक है। अगर आपने हाथ में कोई चीज उठा रखी है और उसको एक ही मखसूस तरीके से रखा हुआ है तो भी, या फिर आप जो है वो वॉल के अगेंस्ट कुछ हल्का प्रेशर दे रहे हैं लेकिन उसमें मूवमेंट किसी भी किस्म की नहीं है तो वो, तो जो अगर आपने कोई चीज उठा रखी है तो वो यील्डिंग कहलाएगी, अगर आपने कहीं पे वॉल के अगेंस्ट प्रेशर दे रहे हैं तो वो ओवरकमिंग कहलाएगी। ठीक है जी। जबकि अगर आपका एंगल कम हो रहा है तो वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी और अगर एंगल ज्यादा हो रहा है तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन द स्केलेटल मसल्स, हाउ दे टेक प्लेस। ठीक है जी। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लार्ज फाइबर फास्ट फाइबर्स होते हैं और स्लो फाइबर्स होते हैं। जो फास्ट फाइबर्स होते हैं वो लार्ज फाइबर्स होते हैं, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका बहुत एक्सटेंसिव होता है और कैल्शियम की रिलीज का जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीडी होता है, जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत तेजी के साथ होती है। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं ताकि आपको रैपिड एनर्जी मिल सके बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लेस एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है क्योंकि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का होता है, क्योंकि जितनी तेजी से मसल काम कर रहा होता है, जितना भी प्री फॉर्म या जितनी भी रेडी सोर्स से जो आपको एटीपी मिल सकती है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से चूंकि स्लो प्रोसेस में एटीपी मिल रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके लिए वेट नहीं किया जा सकता क्योंकि मसल्स को बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। सो मतलब ऑक्सीजन की ऐसे जितनी कोई खास जरूरत नहीं होती है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि बाद में अगर बहुत ज्यादा ओवर करेंगे तो फटीग भी हो जाएगा, लेकिन बेसिकली वहां पे ऐसा जितनी एक्टिव एनर्जी की जरूरत होती है उतनी स्लो ऑक्सीडेटिव एनर्जी की जरूरत नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं क्योंकि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है वो सेकेंडरी प्रोसेस है, तो जब जिस टाइम पे मसल रेस्ट कर रहा होता है उस टाइम पे जो उसके जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो काम कर लेते हैं। मायोग्लोबिन इसके अंदर कम होता है, डेफिसिट है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन जब मौजूद ही नहीं है तो मायोग्लोबिन भी कम होगा, तो दीज मसल्स आर नोन एज वाइट मसल्स।
इसके मुकाबले में जो स्लो फाइबर्स होते हैं वो जरा छोटे होते हैं, स्मॉलर नर्व फाइबर्स से इनर्वेटेड होते हैं। अच्छा, एक चीज जो फास्ट और स्मॉल नर्व्स की है, स्मॉल और फास्ट फाइबर्स की, वो ये कि फास्ट फाइबर्स में बहुत बड़े बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं, वो एक या दो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं, या मतलब वेरी लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर रिक्वायर्ड टू लेट द फास्ट फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके मुकाबले में जो स्लो फाइबर्स होते हैं वो छोटे फाइबर्स होते हैं और वो छोटी छोटी न्यूरॉन से इनर्वेटेड होते हैं, यानी कम फाइबर्स को ज्यादा न्यूरॉन्स जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां पे शायद फाइन मूवमेंट्स की जरूरत होती है, कभी कभी इंडिविजुअल मसल मूवमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा काम की जरूरत होती है। ब्लड सप्लाई इनकी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो ये अगेन बात है कि बहुत ही स्पेसिफाइड किस्म की मूवमेंट्स इन मसल्स में हो रही होती हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरीके से होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज प्रोवाइडेड बाय दिस काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज ऑक्सीडेटिव, यानी इट्स यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन टू इट्स मैक्सिमम लेवल। उसके बाद फिर आ जाते हैं फाइबर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है, तो मायोग्लोबिन का होना भी जरूरी है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो है वो कंबाइन करके स्टोर करके रखता है, जब भी जरूरत हो उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मायोग्लोबिन गिव्स द स्लो फाइबर्स अ रेडिश अपीयरेंस, देयरफॉर दीस आर नोन एज द रेड फाइबर्स। तो ये आपको जो है डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पे किस तरह से है कि आपकी जो स्मॉलर फाइबर्स होते हैं, अच्छा इसको अगर हम अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे आपके स्मॉल फाइबर्स हैं, इनकी डीपोलराइजेशन बहुत थोड़ी होती है, थोड़े से बड़े फाइबर्स हैं, लेकिन ये ऑक्यूलर मसल्स के फाइबर्स हैं, ये उनसे भी छोटे मसल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें, जैसे जैसे मसल बड़ा होता जा रहा है, इसका जो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो बड़ा होता जा रहा है। दिस वन, ये जो आपको नजर आ रहा था, ये वाला, ये ऑक्यूलर मसल है, ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, और दिस वन इज सोलियस मसल। गैस्ट्रोक्नीमियस मसल और सोलियस मसल आर बाय फार द मोस्ट पावरफुल मसल्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी जो नी होती है, नी के नीचे जो लेग का पोर्शन होता है, उसमें जो हमारा जो लेग का जो बल्क बनता है, अगर आप अपने नी का जो पीछे वाला हिस्सा है, वहां से अगर हाथ पीछे की तरफ लेकर जाएं, आप स्लांट करें, तो जो पहला मसल आपको जो फील होगा आपके हाथ पे, वो सोलियस मसल है। उसी सोलियस मसल के अंदर एक और जो मसल होता है वो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होता है। ये दोनों मसल्स आपकी पूरी बॉडी का वेट सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अगर आप खड़े हुए हैं या आप वॉक कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी का वेट उठा के ये मसल्स आपको चलवा रहे होते हैं या आपको वॉक करवा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट, by far the most strongest muscles with very important force of contraction, basically तो these muscles are those kind of muscles। और उसके अलावा फिर आप देख सकते हो कि उनका जो ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन है वो कितना है, यानी तकरीबन आप समझ लो कि जो टोटल जो अमाउंट ऑफ डीपोलराइजेशन है ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, इट्स ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 60 to 70 मिलीसेकंड्स, और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स का जो है वो ऑलमोस्ट 200 तक जा रहा होता है। तो मतलब इतना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर ज्यादा देर खड़े हुए अपने पैरों पे, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो आप खड़े रहेंगे, अगर मसल रिलैक्स हो गए तो आप गिर जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर व्हाइट एंड रेड मसल्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो जो ट्विच कॉन्ट्रैक्शन टाइम है वो व्हाइट मसल्स का फास्ट है 50 to 80, जबकि स्लो है रेड मसल्स का 100 to 200। मिनिमम टेटनी जो है फ्रीक्वेंसी वो 60 पर सेकेंड है, इनकी 16 पर सेकेंड है। मायोग्लोबिन कंटेंट लो होता है व्हाइट फाइबर में, रेड फाइबर्स में ज्यादा होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस है व्हाइट फाइबर्स का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है रेड फाइबर्स का। ग्लाइकोजन हाई होता है, रेड मसल्स में कम होता है, क्योंकि व्हाइट मसल्स ज्यादा ग्लाइकोजन इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे स्टोरेज ग्लाइकोजन की ज्यादा होती है। मायोसिन एटीपेज जो एक्टिविटी है वो हाई है व्हाइट मसल्स के अंदर, जबकि रेड मसल्स में स्लो है। कैपिलरी ब्लड फ्लो जो है वो व्हाइट मसल्स का, जैसे बताया मैंने कि इनकी सप्लाई कम होती है तो लो है, इनका हाई है।
फटीकेबिलिटी इजी है, वाइट फाइबर्स जल्दी फटीक कर जाते हैं, रेड फाइबर्स कम फटीक करते हैं क्योंकि स्लो एक्टिविटी है और जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली इनको फ्लो में मिल रही होती है, तो इस वजह से फटीक कम करते हैं। नर्व फाइबर का साइज जो है वाइट फाइबर का ज्यादा बड़ा होता है, रेड फाइबर्स का कम होता है। नर्व फाइबर एक्टिविटी इंटरमिटेंट हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी जब जरूरत है तब होगी और उसके बाद उस वक्त बहुत तेजी से होगी और उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाएगा। रेड मसल्स को कंटिन्यूसली जो है नर्व सप्लाई मिल रही होती है और हल्की हल्की मिल रही होती है, जिसकी वजह से मसल्स टोन में भी रहते हैं और उसके अलावा जब भी उनको एक्टिविटी करनी होती है वो आराम से तेजी से कर सकते हैं। टेंशन प्रोड्यूस लार्जर है रेड मसल्स में, स्मॉलर टेंशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मोटर यूनिट है। ये बेसिकली मुझे ये इसको पहले रखना चाहिए था मोटर यूनिट को, लेकिन चले मोटर यूनिट वही है जो अभी मैं आपको बताई थी। मोटर न्यूरॉन एक जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है तो वो मल्टीपल मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मसल, और मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय अ सिंगल नर्व फाइबर आर कॉल्ड मोटर यूनिट। अच्छा, अब होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से जब न्यूरॉन निकलता है तो वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है, फिर उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं और वो डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। अब यहाँ पे क्या मसला है कि अगर तो से फॉर एग्जांपल आप ये भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन जाके एक मसल के साथ अटैच हो जाए और वो एक मसल ही कॉन्ट्रैक्ट करे उस न्यूरॉन की एक्टिविटी के नतीजे में। और कभी कभी होता है कि एक न्यूरॉन जब जाता है तो वो पूरे ग्रुप को सप्लाई करता है, उसमें 100 to 1000 तक के मसल फाइबर्स हो सकते हैं जो एक साथ कंबाइन एक्टिविटी के साथ जो है वो सिंगल न्यूरॉन के उस पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, न्यूरॉन। ठीक है, तो अगर एक न्यूरॉन के साथ एक फाइबर मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक मोटर यूनिट कहलाएगा, लेकिन अगर एक ही न्यूरॉन के साथ 1000 मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो भी एक ही मोटर यूनिट कहलाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको याद रखना है कि मोटर यूनिट का मतलब क्या है कि एक न्यूरॉन है और वो सप्लाई कर रहा है मसल फाइबर्स को। अब वो एक मसल फाइबर भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। Small muscles that react rapidly and whose control must be exact have more nerve fibers. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो तमाम जो मसल्स हैं जहाँ पे आपको प्रिसिशन की जरूरत है, लाइक आप के जो होठों के जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप प्रिसाइसली अपने मुंह को हिला सकें और आप प्रिसाइसली वो आवाज निकाल सकें तो आपको जरूरत है निकालने की, तो वरना वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। बिल्कुल उसी तरह से आपकी जो एपिग्लॉटिस की जो मूवमेंट है और जो आपकी जो ग्लॉटिस की जो मूवमेंट है जिसके नतीजे में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ्स की वो जो एयर है वो पास होती है, जिसके नतीजे में आप जो है वो डिफरेंट किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं और सिंगिंग कर सकते हैं, विस्परिंग कर सकते हैं। अगेन दोज मसल्स नीड प्रिसिशन, तो वहां पे थोड़ी ज्यादा जो है नर्व सप्लाई होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी जो अंगूठे और हाथ से जो एम्ब्रॉयडरी हो गई या इस तरह की बहुत जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं, जो नीडल मूवमेंट्स होती हैं या जो नील के साथ जो आप हैमर के साथ जो काम कर रहे होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्रिसिशन की जरूरत होती है। तो वहां पे बेसिकली जो कम मसल फाइबर्स हैं वो मोटर यूनिट बना रहे होते हैं, लेकिन जहां पे जैसे आपके जो सोलियस गैस्ट्रोक्लीमियस हो गए या आपकी जो बैक के जो मसल हैं जिन्होंने सारे पूरे जो बैक का जो मसल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी बैक अकड़ेगी, तो वहां पे जो है वो फिर आपके जो बहुत ढेर सारे जो मसल फाइबर हैं, ये एक बहुत बड़ा जो मसल मतलब बहुत बड़ा पोर्शन है उस मसल फाइबर का वो एक न्यूरॉन से सप्लाई हो रहा होगा, तो वो एक मोटर यूनिट कहलाएगा। लार्ज मसल्स दैट डू नॉट रिक्वायर फाइन कंट्रोल सच एज सोलियस मसल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हैव सेवरल हंड्रेड muscle fibers in a motor unit. On average, large muscles may have 80 to 100 muscle fibers to a motor unit. The muscle fiber is in each motor unit are not all bunched together in a muscle but overlap with other motor units also. Micro bundles of 3 to 15 fibers. अच्छा, ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, इसके लिए मेरे को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कोई तस्वीर प्रॉपर नहीं मिल रही थी, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रही थी कि ये किस तरह का दिखाई देता है। तो उसके लिए लेट मी शेयर ए स्क्रीन फॉर यू और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। देखें, ये होपफुली स्क्रीन शेयर हो गई होगी। यहाँ पे देखें, इस तरह से बताना चाह रहे थे कि से फॉर एग्जांपल ये एक मसल बंडल है, ये एक मसल बंडल है, ठीक है, इसके अंदर कोई 12-15 के करीब मसल फाइबर्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके बराबर में ये दूसरा मसल बंडल है, तीसरा यहाँ पे पड़ा था ये,
इनका कहना ये है कि से फॉर एग्जांपल ये एक फाइबर, दूसरा, तीसरा, इस वाले में से भी एक दो और इस वाले में से भी एक। ठीक है जी, ये जो एक न्यूरॉन हो गई ये एक मोटर यूनिट हो गया। क्लियर? अच्छा, अब जो दूसरा मोटर यूनिट है वो इसी फाइबर में से दो, यहां से भी दो, जो मुझे आइडिया समझ में आया बुक से भी और हर तरफ से, वो यही कुछ बताने की कोशिश की गई है कि बेसिकली एक मसल बंडल में सिर्फ एक मोटर न्यूरॉन नहीं होता है, बल्कि मल्टीपल न्यूरॉन्स, मल्टीपल फाइबर्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स बंडल में से उठा के और उनको इनर्वेट कर होते हैं। जो मेजर मकसद इसका जो समझ में आता है वो ये कि अगर इनकेस एक न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो मसल टोटली पैरालाइज नहीं होगा, इन केस अगर वो से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला जो न्यूरॉन है ये डैमेज हो गया और पैरालाइज हो गया। अब सही है, अब इसके नतीजे में क्या होगा, ये वाला फाइबर, ये वाला फाइबर, ये वाला फाइबर, ये वाला फाइबर और ये वाला फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग दूसरे न्यूरॉन से जो सप्लाई हो रहे हैं फाइबर्स वो ऑल टुगेदर एक जनरलाइज थोड़ी सी वीक लेकिन मस्कुलर एक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा बंडल जो है वो एक न्यूरॉन से सप्लाई हुआ हुआ और ये न्यूरॉन जो है वो अगर डैमेज हो गई तो ऑब्वियसली एक मेजर बल्क जो है वो मसल का निकल जाएगा, जिसके नतीजे में आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगी। तो इस चीज से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक ये जो मैकेनिज्म रखा है कि आपके जो मोटर यूनिट्स हैं वो हर मसल बंडल में से डिफरेंट फाइबर्स को इनोवेट कर होते हैं। नेट रिजल्ट इसका ये निकलता है कि आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं इवन इन द केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंजरी और व्हाटएवर। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर माइक्रो बंडल्स 3 to 15 फाइबर्स का ही मैंने आपको बता दिया। दिस इंटरडिजिटेशन अलाउ सेपरेट मोटर यूनिट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सपोर्ट टू वन अनदर रादर देन एंटायरली एन इंडिविजुअल सेगमेंट। ये भी एक चीज है कि जी सब एक दूसरे की सपोर्ट में सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी एक चीज है, लेकिन केस ऑफ डैमेज भी जो है वो बाकी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, जो डैमेज मसल्स हैं उनको हटा के। मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्स इज फोर्स समेशन। अच्छा, समेशन का मतलब क्या होता है? टू ऐड। Summation means adding together of individual twitch contractions to increase the intensity of overall muscle contraction. Summation occurs in two ways, multiple fiber summation होती है और frequency summation होती है। By increasing the number of motor units contracting simultaneously is known as multiple fiber summation। यानी अगर एक मसल बेंडिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है तो 10-12 मसल फाइबर्स ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब पूरा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है जी, तो उस चीज के लिए फिर आपको क्या करना होगा कि मोटर यूनिट्स ऐड करने होंगे। जैसे जैसे मोटर यूनिट्स ऐड होते जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्स है वो बढ़ती चली जाएगी और उसके नतीजे में प्रॉपर तरीके से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। अब ये जो चीज है यानी जो एड ऑफ डिफरेंट फोर्सेज इज नोन एज समेशन। तो मल्टीपल फाइबर्स की जो समेशन है वो ये होती है by increasing the frequency of contraction which is called frequency summation and can leads to tetanization। अच्छा, ये एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप मसल को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज टेटनाइजेशन। आगे इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मल्टीपल फाइबर समेशन का मैंने बता दिया। फ्रीक्वेंसी समेशन में ये देखें जी, एक पहली कॉन्ट्रैक्शन आई, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, कंप्लीट एंड हुआ। उसके बाद अगर आप इसको देखो यहाँ पे ये जो पहली कॉन्ट्रैक्शन है ये देखो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई है, एंड तक पहुंची, फिर दूसरी भी कंप्लीट हुई है, तीसरी भी कंप्लीट हुई है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आपने बैक टू बैक इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस देनी शुरू कर दी। तो अब क्या हो रहा है कि ये हाफ वे आके जो रिपोलराइजेशन दोबारा से डिपोलराइजेशन में चली गई फिर, और इस तरह से अगर कंटिन्यूसली आप देते रहे तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होती चली जाती हैं और फिर यहाँ पे आपको एक जगह पे आके ये हाल होता है कि मसल जो है वो रिलैक्स करता है, ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन में रहता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टेटनाइजेशन। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली, अब यहाँ पे आपको ये याद रहना चाहिए कि टेटनाइजेशन डज नॉट शो इन मल्टीपल फाइबर समेशन। याद रखिएगा, इट इज द एग्जांपल या इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन। ठीक है जी,
अच्छा जी, मल्टीपल फाइबर समेशन जो है, जैसे कि हमने बताया कि साइज प्रिंस इनिशियल वीक से, अच्छा ये इसी की डिटेल है जो आपसे आगे बात हो चुकी है, यूसी के हवाले से डिटेल है, आप लोग इसको इंडिविजुअली पढ़ लीजिएगा। ऐसा जिसमें ऐसी कोई खास चीज है नहीं मौजूद, आप लोगों के हिसाब से इसको मैंने थोड़ा सा उसमें वो कर दिया था, तो अगर आप वीडियो को मतलब पॉज करके भी आप इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल ऑपरेटिंग एट अ नॉर्मल मसल लेंथ एवरेजेस बिटवीन 3 to 4 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द मसल और 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है जी। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसके नतीजे में जो एक मसल है वो इतना वजन उठा सकता है जितना कि 3 से 4 किलोग्राम, अपने स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ मसल जो है वो 3 से 4 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ठीक है जी। बिकॉज अ quadricep muscle can have as much as 16 square inches of muscle belly, as much as 800 pound of tension may be applied to the patellar tendon। ठीक है जी। अच्छा, ये जो चीज है ये मैं आपको एक थोड़ा सा समझाती हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। इसका जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी ये वाली इसमें देखें, जो आपका जो क्वाड्रिसेप्स मसल होता है वो किस तरह से होता है कि से फॉर एग्जांपल ये आपकी लेग हो गई, ठीक है, ये नी जॉइंट और सॉरी ये थाई, ये लेग और ये नी जॉइंट हो गया। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो मसल होता है उसके 4 हेड्स होते हैं, ठीक है, 4 हेड्स। अच्छा, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जिससे फॉर एग्जांपल ये दूसरा इस साइड से आ रहा होता है, ठीक है, ये तीसरा, और पीछे कहीं से एक तरफ अंदर की तरफ से एक और हेड निकल के आ रहा होता है। ये सारे हेड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये इनका जो टेंडन है वो पटेला के ऊपर से गुजरता हुआ आपके अपर हाफ ऑफ द जो जो आपका जो टिबिया है, जो आपकी लेग की जो बोन है, वहां पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इसका जो जो एरिया है, सरफेस एरिया टोटल मिला के, वो जैसे फॉर एग्जांपल एक हेड का आप रख लो 4 स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो इस तरह से आपकी 4 हेड्स हैं तो ऑलमोस्ट 16 जो है एक मिनट है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला था या क्या बोला था, एक मिनट, 16 स्क्वायर इंचेस, सॉरी 16 स्क्वायर इंचेस, चारों हेड्स का मिला के आपके पास जो एरिया बन रहा है वो 16 स्क्वायर इंचेस का बन रहा है। ठीक है जी। और इसके ऊपर हमने क्या बात की थी कि कितना वजन डाल सकते हैं, 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 50 पाउंड्स 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पे आप जो है वो 50 पाउंड का वजन एक स्क्वायर इंच मसल के ऊपर डाल सकते हैं। तो 50 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन रहा है आपके पास 1800 पाउंड्स, 800 पाउंड्स जो है आप वजन, अगर आप यहाँ पे 800 पाउंड्स का वजन पटेला के ऊपर जो है वो लटका देते हैं, इस जगह से आप 800 पाउंड्स का वजन लटका देते हैं तो आपका जो पटेला है वो इतना वजन बर्दाश्त कर सकता है। बात समझ में आ रही है ये? सो बेसिकली ये इस तरह से हो रहा है कि 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच आप एक मसल के ऊपर दे सकते हैं। आप जो मसल का जो सरफेस एरिया है वो टोटल कैलकुलेट हुआ है। तो अब यहाँ पे एक का मतलब क्या हुआ कि जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हो गया, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है, इसका एक हेड, वन हेड जो है वो 4 स्क्वायर इंच का सरफेस एरिया उसका, ठीक है। तो वन हेड इज इक्वल टू, तो 4 हेड्स कितने हो गए, जैसे कि अभी हमने बात की 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंचेस। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम अगर से फॉर एग्जांपल हम इसको इसी तरह रखें तो बाइसेप्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बाइसेप्स का अगर एक हेड जो है वो 4 इंच स्क्वायर, क्योंकि ऑलमोस्ट बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स का जो तकरीबन जो मेकअप है वो एक ही जैसा है। अगर से फॉर एग्जांपल हम इसको जो है स्क्वायर करके वन हेड जो है बाइसेप्स का वो रख रहे हैं 4 स्क्वायर इंच का,
सॉरी 4 स्क्वायर इंच का, और बाइसेप्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 टू जा 8 हो गया, 4 इंटू 2 बाइसेप्स यानी 2, तो 8 हो गया। ठीक है, तो अगर 8 है तो 8 को अगर हम 50 पाउंड से करते हैं तो 5 400 पाउंड जो है आप बाइसेप्स के ऊपर, या बाइसेप्स फीमोरिस या बाइसेप्स ब्रेकिया मसल है उसके ऊपर 400 पाउंड्स का वजन जो है वो रख सकते हैं, और क्वाड्रिसेप्स के ऊपर जो है वो आप 800 पाउंड्स का। तो ये थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने आपको, ये न्यूमेरिकल बेसिकली नहीं होगा, लेकिन ये एक आइडिया देने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने बताई कि इस तरह से जो है आप वो कर सकते हैं। One can readily understand how it is possible for muscle to pull their tendons out of their insertion of the bone. अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना कि इतना जो वजन उठा सकते हैं, तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो क्योंकि इतनी भारी होती हैं, तो उनको जो मूवमेंट कराने का जो मसल के अंदर जो पावर है वो इसी वजह से कि वो अगर वो टेंशन में आता है तो वो 800 पाउंड्स तक का जो वजन है वो अगर उठा सकता है तो बोन्स का वजन उससे कम है, तो दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन इजीली हेल्प यू टू मूव योर बोन्स। ठीक है, हालांकि उनके बोन्स जो होती है उनके अंदर अच्छा खासा वजन होता है, लेकिन ये उसके बावजूद भी उस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।